Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमेंटोर। आज हम टॉपिक एवोल्यूशन जो है स्टार्ट करने लगे हैं। लेक्चर नंबर 22 है MDCAT का, और उसके बाद यूनिट नंबर 17 है जो कि एवोल्यूशन के नाम से है। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम एंड फैक्ट्री इफेक्टिंग जीन और एलील फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद जो है आखिर पे लास्ट पे हम बड़े इंपॉर्टेंट जो है प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं जो है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। इसमें जो है सबसे पहला टॉपिक है, इसमें कुछ जर्नल पॉइंट सबसे पहले दिए गए हैं जो कि UHS के कोर्स कंटेंट्स या MCQ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन है। तो थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमेंस ऑफ डाइवर्स फाना एंड फ्लोरा जो है वो साउथ अमेरिका के जो है वो कलेक्ट किए गए थे डार्विन के जरिए। उसके बाद जो मेन एरिया था ऑब्जर्वेशन के लिए वो क्या था, फाना एंड फ्लोरा ऑफ गैलापागोस आइलैंड था। और उसके बाद वहाँ पे 13 टाइप ऑफ फिंचेस जो है वो कलेक्ट की गई। और जो उसके बाद नेक्स्ट जो है थ्योरी है, एवरी न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम एन इंसेस्टर फॉर्म बाय ग्रेजुअल अकोमुलेशन ऑफ अडाप्टेशन टू आर डिफरेंट इन्वायरमेंट। कि हर जो न्यू स्पीशीज है वो पहले से इंसेस्टर्स उसके मौजूद होते हैं, उससे ही वजूद में आती है, और इन्वायरमेंट में क्या आती है, डिफरेंट अडाप्टेशंस के नतीजे में ही वो आती है। उसके बाद है जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, कुछ जो है जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं। उसके बाद टू पॉपुलेशन कुड बिकम डिसिमिलर इनफ टू बी आर डिजाइनेटेड एज सेपरेट स्पीशीज। कि जो दो पॉपुलेशंस होती हैं वो इतने डिसिमिलर एक दूसरे से होती हैं कि एक वो बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीशीज बन जाती है। ये वो थ्योरी के कुछ पॉइंट्स थे जर्नल से। उसके बाद डार्विन ऐसे था, लॉन्ग ऐसे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एंड नेचुरल सिलेक्शन पे लिखा। बुक लिखी डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में। तो नेक्स्ट जो है थ्योरी के पॉइंट जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो देखने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन है। डार्विन बिलीव्ड इन द परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ। डार्विन जो है परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ पे यकीन रखता था। उसके बाद डिसेंट फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर, के जो ओरिजिन है वो ओरिजिन जो है वो सबका कॉमन ही होता है। हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री। जो लाइफ की हिस्ट्री है वो बिल्कुल एक ट्री की तरह है। जैसे ये एक आप देख सकते हैं, ये एक ट्री है, इसका एक मेन ट्रंक है और आगे डिफरेंट ब्रांचेस जो है ओरिजिनेट हो रही हैं। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है कि एक कॉमन ओरिजिन रखती है और उसके बाद आगे जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है क्या हो रहे होते हैं, ओरिजिनेट हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड जो है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडाप्टेशन है। नेचुरल सिलेक्शन जो है बेटर अडाप्टेशन, जिसमें जिस ऑर्गेनिज्म में बेटर अडाप्टेशन पाई जाती है वही नेचुरली तौर पे सिलेक्ट हो जाता है। ओवर पॉपुलेशन है, प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल है दैट इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। इसमें जो है जो प्रोडक्शन होती है इंडिविजुअल की इन्वायरमेंट में वो सबसे ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है तो इंडिविजुअल के दरमियान जो स्ट्रगल होती है उस पॉपुलेशन में वो बढ़ जाती है। वो स्ट्रगल किस चीज के लिए होती है, स्पेस के लिए होती है, शेल्टर के लिए होती है। तो फिर क्या होता है, उस स्ट्रगल में जो स्पीशीज सर्वाइव करती है एक्चुअली वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। उसको ही हम ये कहते हैं कि ये जो है इस इन्वायरमेंट के लिए फिट थी इसलिए ये सर्वाइव कर गई है। तो इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं, जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड ऑन हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड कर। उसके बाद एवोल्यूशन है, अनइक्वल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सर्वाइव वेल लेड टू द ग्रेजुअल चेंज इन द पॉपुलेशन। कि जो अनइक्वल एबिलिटी है इंडिविजुअल की और वो सर्वाइव करता है और उसमें उसकी पॉपुलेशन में ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं, ये एक्चुअली एवोल्यूशन है। उसके बाद फेवरेबल कैरेक्टर जो है अक्यूमुलेटेड ओवर द जनरेशन। जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं ऑर्गेनिज्म में वो क्या हो जाती है, ऑर्गेनिज्म उसको जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है, अडॉप्ट करता है। और जिससे क्या होता है, लेड टू एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज, जिससे एक न्यू स्पीशीज का क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ जो अलील्स होते हैं और या जो जीनोटाइप ऑफ पॉपुलेशन है किसी भी जीन पूल की, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन अगर कुछ फैक्टर उसमें इन्वॉल्व ना हो, फॉर एग्जांपल अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन हो, ठीक है, या उसके बाद कुछ फैक्टर जो है डिस्टर्ब ना करें, उन फैक्टर को हम लास्ट पे देखते हैं वो कौन से फैक्टर।
ये साइंटिस्ट हैं, किसने कंसेप्ट दिया था? हार्डी एंड वेरबर्ग ने दिया था। कब दिया था? 1908 में दिया था। उसके बाद इफेक्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस है। शफलिंग ऑफ जो अलील्स है ड्यू टू मियोसिस है या रैंडम फर्टिलाइजेशन है, तो ओवरऑल जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है पॉपुलेशन की उस पर कोई इफेक्ट कॉज नहीं करती। हार्डी वेरबर्ग जो इक्वेशंस है, पी स्क्वायर है प्लस टू पी क्यू है प्लस क्यू स्क्वायर है, इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। और ये किस चीज के लिए है? फ्रीक्वेंसीज ऑफ अलील और जीनोटाइप ऑफ पॉपुलेशन जो है इक्विलिब्रियम में जो कैलकुलेट करने के लिए है, वो ये बाइनोमियल जो है एक्सप्रेशन है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इसमें देखें ये सारी जो है एग्जांपल दी गई हैं कि एक वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन है, उसमें पी जो है 0.8 है, क्यू 0.2 है, तो पी प्लस क्यू जो है वो क्या है? 1 के इक्वल है। तो इस कंबाइंड फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले तो मोस्ट अकाउंट फॉर 100% जीन फॉर द लोकस इन पॉपुलेशन के लिए वो इसको क्या करता है? सॉल्व करता है। 1 को एक साइड पे लेके आ रहा है यहाँ पे, फिर क्यू को एक साइड पे लेके आया कि क्यू को फाइंड आउट करना हो तो इस तरीके से कर लेंगे। पी को अगर कहता है फाइंड आउट करना है तो तब इस तरीके से कर लेंगे। तो ऑन गमीट फॉर्मेशन क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जीन्स बिकम जो है वो क्या हो जाते हैं? जीन फॉर्मेशन पे, गमीट फॉर्मेशन पे स्केयर हो जाती है, डबल हो जाती है जी जो है। यहाँ पे इन वाइल्ड फ्लावर पॉपुलेशन में फिर क्या होगा? पी जो है 0.8 होगा तो इसको पी स्केयर में जब आएगा तो 0.64 हो जाएगा। क्यू जो है 0.2 था तो जब स्केयर पे आएगा तो ये 0.04 हो जाएगा। तो इसमें जो P है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो Q है वो होमोजाइगस रिसेसिव के लिए, जबकि 2PQ जो है वो इस आपस में इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.32 आ जाए। तो अब अगर आप फार्मूला अप्लाई करें P स्क्वायर प्लस 2P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जब आप इसको निकालेंगे, वैल्यू पुट करें तो ये 1 के इक्वल आएगा। तो फार्मूले में भी यहाँ पे 1 के इक्वल था तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी थी या जो टाइप थी वो क्या होगी? कांस्टेंट हो गई है। तो यही बात डेफिनेशन में हमने दी। उसके बाद कुछ फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं जीन फ्रीक्वेंसी को। फॉर एग्जांपल म्यूटेशन है, अल्टीमेट सोर्स है, और उसके बाद सिंगल म्यूटेशन जो है वो जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है उसको चेंज नहीं कर सकती। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है माइग्रेशन है। माइग्रेशन क्या होती है? जिस जो है चेंज का पोटेंशियल हो, माइग्रेशन जो है इसमें लेके आती है एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करना है। इसमें दो है, एक एमिग्रेशन होती है, एक इमिग्रेशन होती है। तो इसमें देखें ये एमिग्रेशन है या इमिग्रेशन है, दोनों जो है जो जीन पूल है उसको क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है इसमें क्या होता है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट द लोकस दैट अकर बाय द चांस। इसमें क्या होता है? जो अलील की फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आता है और बाई चांस। और इसके बाद ये भी क्या होती है? स्मॉल पॉपुलेशन में होती है, मे बी लीड टू द लॉस ऑफ पार्टिकुलर अलील। इसमें भी अलील के लॉस होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नॉन रैंडम ब्रीडिंग है। इसमें क्या होते हैं? इन ब्रीडिंग इज मोस्ट कॉमन। और उसके बाद लिसन द हेटेरोजाइगोसिटी, इसमें हेटेरोजाइगोसिटी जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डज नॉट अल्टर द अलील फ्रीक्वेंसी, इसमें कोई अलील फ्रीक्वेंसी जो है चेंज वगैरह नहीं होती। सिलेक्शन है, कैन बोथ भी, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल भी है और उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी है। नेचुरल सिलेक्शन जो है इन्वायरमेंट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जबकि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है उसमें जो ब्रीडर है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि ब्रीडर ने जो करेक्टर सिलेक्ट करना है इंडिविजुअल में वही नेक्स्ट आगे जो है उसने क्या करना है? मूव करना। तो ये स्टूडेंट ये जो टेबल है म्यूटेशन, मिग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो रैंडम अटैक, इसमें ये जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं यही पॉइंट्स जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से देखिएगा, याद कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो है नेक्स्ट आखिर पे मैं प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ लेके आए। इस प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है, देखना है। The process, first MCQ है, the process that has transformed the life on the earth from its earliest form to a vast diversity is called evolution है। उसके बाद Carolus Linnaeus was believer of, Carolus Linnaeus जो है special creations का believer था। उसके बाद which scientist does not match his achievements, कौन से साइंटिस्ट के अचीवमेंट जो है मैच नहीं कर रहे? तो ये डी पे है, कोवियर पब्लिश द पेपर ऑन द इनहेरिटेंस, ये जो है गलत है, इसके अचीवमेंट इसके साथ मैच नहीं कर रहे। आर्चियोबैक्टीरिया कैन सर्वाइव एट दी, आर्चियोबैक्टीरिया जो 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है 5th नंबर पे एमसीक्यू है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था वो H2S यूज करता था वाटर की बजाय, उस जो है
H2S था, तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद प्रोकैरियोट्स आर कंसीडर्ड टू बी इवॉल्व, प्रोकैरियोट जो है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है ओरिजिनेट हुए। नेक्स्ट 7 है फ्लैजेला माइट हैव अराइजन थ्रू द इंजेक्शन ऑफ फ्लैजेला जो है तो स्पैरोचीड्स की जो है इंजेक्शन से जो है वजूद में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 8 नंबर पे हु डेवलप द नेचुरल सिलेक्शन आइडेंटिकल टू द डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन जो है जो कि डार्विन से आइडेंटिकल थे, डार्विन के काम से मिलता जुलता था, किसका था? अल्फ्रेड वेलेस का था। उसके बाद न्यू डार्विनिज्म हैज इंट्रोड्यूस्ड द डिस्कवरीज एंड आइडियाज फ्रॉम द, ये ऑल ऑफ दीज है, टेक्सोनॉमी है, जेनेटिक्स है, पैलेंटोलॉजी है, ये सब। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन कैन बी एम्पलीफाई ऑन डिमिनिश द वेरिएशन दैट, नेचुरल सिलेक्शन जो है उसमें किस चीज को इग्नोर किया गया या डिमिनिश, हेरिटेबल जो है इसको जो है इग्नोर किया गया। उसके बाद अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द जीन चेंजेस, अल्टीमेट जो सोर्स है ऑल चेंजेस का वो क्या है? म्यूटेशन है। और उसके बाद लास्ट है MCQ, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ allele at the locus that occurs by the chances जेनेटिक ड्रिफ्ट है, तो ये डेल्टा ऑप्शन है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे जो MCQ थे ये खत्म हुए, और इवन के MDCAT की जो 17 यूनिट थी वो भी आज खत्म हुई। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह आपने अच्छा जो है मेरे YouTube चैनल पे अच्छा फीडबैक दिया है, अच्छे कमेंट किए हैं और अच्छी जो है व्यूअर्स मुझे मिले हैं। तो मुझे ये खुशी होती थी देख के, आप जब ये लेक्चर सुनते थे तो माशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है मुस्तफीद होंगे इन लेक्चर से। तो इन लेक्चर को मैं ये एक श्योर जो है ये कहता हूँ कि जो लेक्चर आप अगर इन ये जो 22 लेक्चर हैं MDCAT के, इनको आप अगर अच्छे तरीके से देख लेते हैं और इनके प्रैक्टिस MCQ कर लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन 17 लेक्चर से आप काफी हद तक जो आपके एंट्री टेस्ट के 80 MCQ हैं उसमें आप जो है अटेम्प्ट कर सकेंगे। और ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 88 में से इंशाल्लाह आपके 88 ही ठीक होंगे अगर आप इन लेक्चर को अच्छे तरीके से देखते हैं और प्रैक्टिस MCQ करते हैं, तो इंशाल्लाह आपके सारे के सारे MCQ जो है ठीक होंगे। तो आज जो है ये लास्ट लेक्चर ही था MDCAT का। तो गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका इंशाल्लाह सबका ही मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट एक नई डायरेक्शन के साथ जो है नए लेक्चर के साथ जो है फिर जो है इस चैनल पे आएंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।